नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज़ाद सिंह चौहान आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। और मैं बताना चाहूँगा कि 5 जून को हमने गुरु पूर्णिमा एक पर्व मनाया और जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य के जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व है। गुरु क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को ले जाता है। गुरु क्या करता है, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि वो पूरे जीवन में काम आने वाले ज्ञान को वो प्रदान करता है। तो इसलिए गुरु का एक विशेष महत्व है। गुरु जो है केवल जो टीचर्स हमको जो किताबी ज्ञान देने वाले वही नहीं होते गुरु, बल्कि हमारे माता पिता, हमारे पड़ोसी, हमारे नेगेटिव जो कमेंट्स हमारे ऊपर करने वाले हैं वो भी हमें एक प्रकार की सीख देते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हमको करते हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा जो गुरु है, सबसे बड़ी जो शिक्षक है वो हमारी प्रकृति है, नेचर हमको सिखाती है। नेचर से हम बैलेंस रखना सीखते हैं, हमारे शारीरिक बैलेंस, हमारा मानसिक संतुलन, दोनों चीज़ सब प्रकार का अगर संतुलन नहीं होगा तो एक भयावह स्थिति, एक भयंकर माहौल हमारे सामने बन जाएगा, असंतुलित व्यवस्थाएं हो जाएंगी, जैसा कि हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस के रूप में। तो हमें एक सीख लेनी है संतुलित जीवन जीने की। तो आइए इसी सीख के साथ हम फिर से शुरू करते हैं हमारा ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है समास। समास में हमने समझा है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने हैं तो हम 4 समास कह सकते हैं, ठीक है, जिनमें से हम पढ़ चुके हैं अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा हमने पढ़ा है तत्पुरुष समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है क्योंकि ये पहले नंबर पे है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है। और इसी का एक भेद है कर्मधारय समास, ठीक है। इसको हमने ये 3 जो समास हैं वो पिछली कक्षा में हमने पढ़े हैं, समझे हैं। और कर्मधारय का एक प्रकार है जिसका नाम है द्विगु समास, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे द्विगु समास की। चौथा नंबर हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो 3 हम पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय। बात कर रहे हैं द्विगु समास की। द्विगु शब्द बना है द्वि प्लस गु से, ठीक है। द्वि का मतलब 2 हो गया और गु मतलब गाय, 2 गाय। तो यहाँ 2 शब्द आ गए हमारे पास। एक तो ये आ गया, ये क्या है, एक संख्यावाची शब्द है, नंबर को प्रकट कर रहा है, संख्या को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो गाय कितनी है, 2। तो जहाँ 2 शब्द हों, एक ये और एक ये, पहला जो शब्द है वो अगर संख्यावाची होता है, जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो, और दूसरी बात क्या आएगी कि यहाँ पर समाहार हो, ठीक है। गिनती आ गई तो हम कह देंगे समूह है या समाहार जहाँ पर होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा अठन्नी या 8 आने भी लिख सकते हैं, अठन्नी। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और आने, 8 आने जो होते हैं तो अठन्नी, या 50 पैसे भी कह सकते हैं। तो उसको हो जाएगा 8 आनों का समूह है, 8 आनों का समूह है या समाहार, ठीक है। या फिर हम लिख देंगे इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा। तो यहाँ पर आ रहा है एक से बना है इकट्ठा, इसको हम समास विग्रह करेंगे एक जगह स्थित होना, एक जगह स्थित, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसका पहला पद संख्यावाची हो, 8, 9, 10 इस प्रकार से, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो हो जाएगा, द्विगु के बाद में हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास जैसे लिखा है, दोनों ये और ये 2 शब्द लिखे हुए हैं, दोनों समान दिखाई दे रहे हैं। समान कैसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे मम्मी और पापा है हमारे घर पे, ठीक है।
तो हमें कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई चीज़ हमको खाने के लिए या कुछ पहनने के लिए, ठीक है। तो पापा तो हमको क्या होता है कि हम कुछ भी मांगते हैं और हमारी तुरंत ही ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ठीक है। हमको कोई भी चीज़ लानी तो तुरंत खुश होकर दे देते हैं। लेकिन मम्मी क्या होती है, कई बार पिटाई भी दे सकती है, कई बार मार भी सकती है। लेकिन ये दोनों मम्मी और पापा, माता और पिता दोनों समान हैं। मम्मी पिटाई भी कर देती है लेकिन फिर भी दोनों समान है। माता और पिता दो शब्द हैं, ठीक है। तो माता और पिता ये दो शब्द हैं, तो लेकिन दोनों समान हैं। तो जहाँ दोनों पद समान हों उसे हम कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर दोनों पद समान हो, कोई भी पद प्रधान नहीं हो, दोनों की समान अस्तित्व हो, इसलिए हम उसको कहेंगे द्वंद्व समास, ठीक है। इसके तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद हम समझ सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा उत्तरेतर द्वंद्व, सॉरी इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा समाहार द्वंद्व, और थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास के तीन प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ पर जब समास विग्रह जब हम करेंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द आएंगे जैसे कि और, तथा, एवं, ये इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। जहाँ पर ये तीनों में से कोई शब्द आएगा तो वो कौन सा कहलाएगा, इतरेतर द्वंद्व। जहाँ पर आदि या इत्यादि, जहाँ पर ये दोनों शब्द आएंगे तो वो कहलाएगा समाहार द्वंद्व, और जहाँ पर या अथवा इन दोनों में से कोई शब्द आता है तो वो वैकल्पिक, वैकल्पिक यानी विकल्प होना, ऑप्शन होना, ठीक है, तो वो कहलाएगा वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा माता पिता, तो माता पिता क्या हो जाएगा, माता और पिता, ठीक है, दोनों पद समान है और इसलिए ये हो जाएगी। यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, तथा भी लिख सकते हैं और एवं भी लिख सकते हैं। तो माता और पिता इस प्रकार से। इसके बाद में यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 25, ध्यान रखिए 25 जो शब्द हमने लिखा, इस शब्द में भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास है। कैसे, इसका जब समास विग्रह करूँगा तो बनेगा 5 और 20, और आ गया यहाँ पर 5 और 20, ठीक है। तो यहाँ जब और आ गया तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व। इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में है समाहार द्वंद्व। समाहार में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा बाल बच्चे, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, बच्चे आदि, बच्चे इत्यादि, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे बाल बच्चे, ठीक है। तो और उसके बाद में आ जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक में क्या हो जाएगा, या तो ये या फिर ये, विलोम शब्द आ जाएंगे इसमें। जैसे मैंने लिखा सुख और दुख, ठीक है, तो सुख दुख जो है वो अपोजिट वर्ड है, इसलिए सुख या दुख हम लिख सकते हैं। सुख दुख या रात दिन, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आ जाएंगे वैकल्पिक द्वंद्व में। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास के तीन भेद हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक द्वंद्व। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है समास, उसका नाम है बहुब्रीहि समास, ठीक है। द्वंद्व समास हो गया हमारा, और अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास क्या है, इसको समझना है, ठीक है। बहुब्रीहि में एक शब्द आ रहा है बहु, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, और ब्रीहि का मतलब है अनाज। तो बहुत सारा, बहुत अनाज वाला या बहुत अन्न वाला, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है, बहुत अन्न वाला। या हम याद रखने के लिए इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ब्रीहि। ब्रीहि से हम क्या बना सकते हैं, एक शब्द बाहर बना सकते हैं, बाहर। ब्रीहि को हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि बाहर। तो जहाँ कोई बाहर वाला शब्द प्रधान हो, बाहर वाला मतलब कि समास में दो पद होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई बाहर वाला पद प्रधान है। बाहर का मतलब जिसमें दोनों पद गौण हों,
दोनों पद जहाँ पर गौण हो, गौण का मतलब प्रमुख नहीं है, जहाँ पर दोनों पद गौण हो और कोई अन्य पद भी कह सकते हैं, या तीसरा पद, जिस समास में कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है उस समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। कैसे होता है तीसरा पद प्रधान? जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ गजानन, ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, ठीक है, एक गज हो गया, एक आनन हो गया, तो यहाँ पर दो शब्द आ गए, लेकिन यहाँ पर कोई गज यानी हाथी की बात नहीं हो रही है, गज का मतलब हाथी और आनन का मतलब मुख, तो यहाँ गज यानी हाथी की बात नहीं हो रही है, आनन यानी मुख की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जिसका गज के समान यानी हाथी के समान जिसका मुख है, अर्थात गणेश जी की बात हो रही है, एक विशेष बात हो रही है। और हाथी के जैसा मुख सबका नहीं है, किसी हम विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहे हैं, इसलिए ये जो शब्द होगा यहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तो अन्य पद जब प्रधान होगा तो उसे हम कहेंगे बहुब्रीहि समास, ठीक है। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? गज के समान आनन है जिसका, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात श्री गणेश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समास में क्या होता है कि यहाँ पर कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो 6 समास हैं वो हमने समझे हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जहाँ पहला पद प्रधान होगा और जिसका पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा और जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाएगा उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, और जिसमें एक पद विशेषण हो दूसरा विशेष्य हो, या फिर एक पद उपमान हो दूसरा उपमेय हो, तो उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। और नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु का मतलब जिससे नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, तो जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, काउंट करने वाला हो, गिनती हो, तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। यहाँ पर इन तीनों में दूसरा पद ही प्रधान होता है, अव्ययी भाव में पहला पद, इसमें दूसरा पद। बात आती है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब है ये और ये दोनों अक्षर सेम लिखे हुए हैं, तो जहाँ दोनों पद समान हो, समान अधिकार रखते हो दोनों पद, तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। और लास्ट हमारा है बहुब्रीहि। ब्रीहि का मतलब हमको ध्यान रखना है बाहर वाला। बाहर वाला कौन सा? अन्य या तीसरा पद जिसका प्रधान होगा वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। तो इसमें हमको क्या समझना है, दो तीन कुछ एग्जाम्पल हम लिखेंगे और हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा निर्मल, ठीक है, तो यहाँ पूछा जाएगा कि कौन सा समास यहाँ पर है। क्वेश्चन आ गया कि निर्मल शब्द में समास का नाम बताइए और उसका विग्रह भी कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर आ रहा है निर शब्द आ रहा है, निर और मल दो शब्द हैं। तो निर आ गया, इसका मतलब ये उपसर्ग है, और जहाँ उपसर्ग आते हैं वो अव्ययी भाव समास होता है। तो हम इसको कह सकते हैं मल से रहित, मल का अभाव होना या मल से रहित होना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये समझने की भी है हमारी कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो वो बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम जैसे हम लिखें मल से रहित है जो, मल से रहित है जो अर्थात स्वच्छ, अर्थात स्वच्छ। अगर इस प्रकार से इसका समास विग्रह किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा समास विग्रह, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें ये एक ही शब्द में और दो समास हो सकते हैं, वो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सिर दर्द, सिर दर्द, तो सिर दर्द एक सिंपल वर्ड है। जब इसका समास विग्रह करेंगे कि सिर में दर्द, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास।
ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि में आ गया इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन अगर इसका समास विग्रह हम इस प्रकार से करें, सिर में दर्द के समान, सिर में दर्द के समान है जो व्यक्ति या परिस्थिति, या परिस्थिति, ठीक है, ऐसी परिस्थिति या ऐसा व्यक्ति जो हमारे सिर दर्द के समान है, जो हमको बेकार लग रहा है, जो हमको परेशान कर रहा है, जिसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक सिर दर्द बना हुआ है। ठीक है, तो सिर दर्द का मतलब सिर में दर्द होना ही नहीं है। सिर दर्द हम किसको कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी सिरदर्दी कह सकते हैं। तो अगर इस प्रकार से समास विग्रह हमने अगर किया तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी हम अभ्यास करके समास को समझ सकते हैं। अलग अलग जो एग्जाम्पल होंगे उनकी प्रैक्टिस करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास होगा। ठीक है, तो और इसी के साथ ये हमारा समास टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।